जय जय श्री राम। बिराजे माने केसाराम जी, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। बिराजे माननीय सदस्य, आपका समय हो गया। केसाराम जी, राम राम साहब, आपकी बात मैं रख दूंगा। बिराजी आप धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं आसन का, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए हृदय से आभार और धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पूर्व, जयपुर अजमेर हाईवे पर भाकरोटा पर भीषण हाईवे पर जो दुर्घटना हुई एवं प्रयाग संगम तट पर जो विभीषिका हुई, उनमें दिव्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को संबल दें भगवान, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। माननीय सभापति जी, हम तो नए चुन करके यहाँ आए और निश्चय ही समय सबका अनमोल है। हम लोग कभी कभी तो बहुत ही गंभीर विषय उठाते हैं और कभी कभी उस गंभीर विषयों को शून्य पर ले जा करके समाप्त कर देते हैं, और जब ऐसा लगता है तो केवल राजस्थान की जनता नहीं, इस मीडिया के माध्यम से पूरा देश और विदेश देखता है कि राजस्थान की जो गरिमामय हमारा इतिहास है, उन इतिहास के आज के पृष्ठ में, क्योंकि हर व्यक्ति का हर जगह हर समय इतिहास लिखा जाता है, आज का इतिहास हमारा भी लिखा जाएगा। जिस प्रकार हमारे पुरखों का इतिहास गरिमा में रहा है, मैं आशा रखता हूं कि मेरे से पूर्व कई विद्वान मित्रों ने बहुत सार गर्भित विषय रख करके प्रदेश की उन्नति की चर्चा करी और साथ साथ अच्छे सुझाव भी दिए कि आने वाले समय में क्या किया जाए। मैं इसी आशा के साथ में मेरी बात को अभिभाषण के ऊपर ले जाऊंगा। महामहिम राज्यपाल महोदय के आभार व्यक्त करते हुए अभिभाषण की मैं सबसे पहले धन्यवाद तो ये दूंगा कि नौजवानों के लिए परीक्षा परिणाम आने से पहले ही पेपर लीक हो जाते थे, उन पर रोक लगाने का मान्यवर के अभिभाषण में यदि प्रस्तुतिकरण होता है और साथ ही सरकार ने अपनी पारदर्शिता के साथ में इस समय कल तक जो परीक्षाएं कराई, उनमें पारदर्शिता रखते हुए युवाओं को सपनों को साकार किया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त सदन को, बैठे हुए हमारे पक्ष के जितने भी माननीय मंत्रीगण, उनको हृदय से साधुवाद देता हूं। इससे पूर्व इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इतिहास के पन्ने स्वर्णिमय किए और उन विषम परिस्थितियों के अंदर देश को एक नई ऊंचाई देकर के विश्व में एक महाशक्ति बनने के लिए भारत को अग्रसर किया है। और आज हम सबके सपने, हमारे उस क्रांतिकारियों के सपने, हमारे महापुरुषों के सपने साकार होते दिख रहे हैं कि ये भारत विश्व गुरु बनेगा, सक्षम बनेगा, समृद्ध बनेगा, विकसित बनेगा। उस सपनों को साकार कराने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद करता हूं कि उन्होंने चाहे राम मंदिर का विषय हो, चाहे धारा 370 का विषय हो, चाहे अर्थव्यवस्था से जूझती हुई भारत की इस व्यवस्था को आज विश्व पटल पर ला करके खड़ा किया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सक्षम, समृद्ध नहीं, देश को मजबूत किया है। उसका परिणाम है कि अभी अभी हरियाणा में चुनाव हुए, पंजाब में चुनाव हुए, एक तरफ जनता ने उनको साथ दिया और आशा करता हूं कि आने वाले चुनाव दिल्ली के भी पास में है और दिल्ली हमारा सबका हृदय है, वो हृदय मोदी जी जीतेंगे। उनके लिए मैं शुभकामना करता हूं। निश्चय ही राजस्थान सरकार कदम दर कदम उनके साथ चल रही है और ये सिद्ध कर दिया है कि जब दोहरी शक्ति होती है, शक्ति सामर्थ्यवान व्यक्ति और सार्थक व्यक्ति के हाथ में जाती है तब उसका सदुपयोग होता है, और शक्ति यदि नकारात्मक भाव के व्यक्ति के हाथ में जाती है तो निश्चय ही दुरुपयोग होता है। उस शक्ति का परिणाम है कि आज एक वर्ष के अंदर
राजस्थान की सरकार ने भी अपना इतिहास लिखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि असंभव को संभव करने की शक्ति और सामर्थ्य भगवान ने आप में दिया है और आगे बढ़ें। शुरू में निश्चय ही कुछ विनोदाभास से भजनलाल की भजन मंडली के माध्यम से उपहास किया जाता था, पर मैं ये कहता हूँ भजन करके भजनलाल बनना बहुत कठिन है। जिसका भजन तपा, जिसने भजन किया, इसलिए उसका नाम भजनलाल भी पड़ा और 1 वर्ष के अंदर उसने भजन का परिणाम भी दिया है। पर्ची नहीं, ये पर्चा है, ये चमत्कार है कि 1 वर्ष के अंदर उन्होंने राजस्थान की जनता का दिल जीत लिया। इसलिए उपचुनाव के अंदर उन्होंने परिणाम ला करके दिखा दिया कि 1 वर्ष के अंदर वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने 1 वर्ष के अंदर मेरी विधानसभा पोकरण को भी बहुत हृदय से लगा करके, क्योंकि सीमांत क्षेत्र का चाहे राजस्थान का ये कोना हो चाहे वो कोना हो, मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले पूर्ण रूप से भ्रमण किया है। जब वो संगठन में थे, एक गांव को गली को जानते हैं और हर पूरे प्रदेश की उन्होंने बारीकी से अच्छे सुधीजन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके योजना बनाई है। उस योजना को धरातल पर लाया, इसलिए मैं हृदय से आभार और व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद भी देता हूं कि पहले ही बजट के अंदर पोकरण के अंदर आपने विकास की गंगा बहाई और वो अभी चरितार्थ हो रही है। इसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। चूंकि पोकरण ही नहीं, जब भी मैं कह रहा हूं पूरे राजस्थान को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कदम उठाए वो सराहनीय प्रशंसनीय है और जनता अब विश्वास के साथ में तय कर चुकी है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा और आने वाले समय में राजस्थान में अपरिवर्तित सरकार बन करके पुनः आपके हाथों में नेतृत्व दें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। आपकी योजना के अंतर्गत पोकरण के अंदर आपने जो काम किया उसके साथ साथ सबसे पुण्य का काम किया आपने गौ माता की सेवा करने के लिए, और जो रजिस्टर्ड गौशाला हैं उनको आपने 10% जो वृद्धि की है। परंतु मैं आशा के साथ कहता हूं, सन्यासी के नाते कहता हूं, अधिकार के पूर्व के नाते कहता हूं, राजस्थान गो आधारित नहीं, गो हमारी माता है और पूजनीय भी है। गाय का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और ज़्यादा कुछ करना है और हम सब लोग आशा रखते हैं, पूरी राजस्थान की जनता आशा रखती है कि आने वाले समय में गौशाला में निराश्रित और बुढ़ी बुजुर्ग गाय हैं उनके लिए और अच्छी योजना बना करके हमारे सामने लाने की मंशा रखेंगे। वर्तमान सरकार ने पानी को लेकर भी काम खूब किया। अभी तर्क वितर्क मैं ये तो नहीं समझ पाया कि वाद और विवाद क्यों किया जाता है और इसमें ये नाम भी क्यों रखा गया है कि वाद विवाद। काय का वाद और विवाद, यहाँ तो विकास की बात हो रही है। जब जल जीवन मिशन सपने को के लिए मोदी जी ने एक सपना देखा, घर घर नल, और पिछले समय क्या हुआ मैं मेरे शब्दों से कहूँगा तो हो सकता है किसी की आत्मा को ठेस लगे। जब सचिवालयों के अंदर पैसे मिले या इतना भ्रष्टाचार हो कि उसको इतना लंबित किया जाए कि हमारे प्रधानमंत्री के सपने, हमारी जनता के सपने चूर चूर हो जाएं, तो ये अच्छा नहीं लगा। परंतु आशा रखता हूं कि आने वाले समय में जो समय बढ़ा है उस समय पर जल जीवन मिशन से पूरे राजस्थान की जनता के घर घर नल पहुंचेगा और निश्चय ही ये कार्य सफल होगा। इसके लिए मैं शुभकामना करता हूं। साथ ही साथ नहरी परियोजना में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने जोधपुर फलोदी जल मिशन को इतना अच्छा काम किया है। 927 करोड़ व्यय करके 592 गांवों में लाभान्वित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। परंतु इसको बढ़ा करके पोकरण विधानसभा में साकड़ा फरसुण तक यदि योजना बनाई जाए, रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, क्योंकि पानी की यदि कमी नहीं है तो जमीन की हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। इसलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में यदि पानी सिंचित दिया जाए तो उपजाऊ जमीन के साथ हम अन्नदाता पूरे देश को अन्न दे सकते हैं, ऐसी हमारी उपजाऊ जमीन है। निवेदन आपके माध्यम से मैं धन्यवाद के साथ कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि वर्तमान सरकार ने 1,10,000 से अधिक कनेक्शन 5 साल के अंदर घरेलू कनेक्शन दिए लाइट के लिए। फिर भी कृषि कनेक्शनों की अभी भी बहुत मांग है, जिसको मैं आशा रखता हूं, क्योंकि सपना है 2027 तक विद्युतीकरण पूरे प्रदेश में होगा। इस सपने को भी साकार करने में हमारी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की योजनाओं को ला करके दूरगामी राजस्थान का एक स्वर्णिम नक्शा बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और वर्तमान सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे देवालय, धार्मिक स्थान, उनको भी पूरे ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने पूरे देश के अंदर प्रत्येक धार्मिक स्थान को आज ऐतिहासिक बनाया है, विश्व पटल पर लाया, ठीक ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के जितने भी धार्मिक स्थान हैं
मेरे क्षेत्र में रामदेरा है, तनोट है, तेमड़ा है, इन सब के विकास के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे आश्वासन दिया। परंतु सबसे बड़ा गंभीर विषय कहकर के मैं मेरी बात को पूरी करूंगा, वो है प्रदेश के इस माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करके सराहनीय कार्य किया है। किसानों की जमाबंदी खसरा, गिरदावरी, राजस्व रिकॉर्ड प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हुई है। मैं सरकार से एक और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में विशेष करके वहां जमीन, नदी, नाले, तालाब, गोचर, ओरण रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि पुरखों ने इसके लिए छोड़ी थी। मैं आशा रखता हूं ये सरकार बहुत अंतर्मन से गौ के लिए, किसान के लिए सोच रही है। इसलिए जो हमारे पुरखों ने ओरण यानी ओण यानी सौगंध है इस देवता की, इस जगह का कोई पेड़ या नातुन भी नहीं तोड़ेंगे। उन ओरणों को, उन गोचरों को जो गायों के लिए छोड़ी है, जो तालाब सरोवर है, उनको जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, मैं आशा रखता हूं माननीय मंत्री जी से कि उनको शीघ्र रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। इसके साथ एक और विशेष बात कहूँगा, कंपनियां आए, मैं स्वागत करता हूं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि विकास हमारी एक बहुत बड़ी धुरी है, प्रदेश की नहीं देश की धुरी है। विश्व के सामने हमें दिखाना है कि भारत सक्षम और समृद्ध हुआ है, परंतु आने वाले समय में कंपनियों को वो जमीन दे जो अनुपयोगी टाइप की है। 100 साल बाद यदि वहां का किसान जमीन चाहेगा तो कौन सी जमीन आप उस समय देंगे, क्योंकि ये संपत्ति हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की है। गोचर, ओरण, तालाब, नाडी एवं उपजाऊ जमीन पर न लगा करके अन्य जितनी जमीन है उस पर आप विकास के कार्य कराएं और 100 साल आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी उपजाऊ जमीन को आरक्षित करें। आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन कौन सी दो, इसलिए मैं इतना ही कहते हुए धन्यवाद देता हूँ। श्री विकास चौधरी, मौका दिया बोलने के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद।